स्टूडेंट्स, वेलकम टू विंटॉप क्लासेस। और आज की क्लास में स्टार्ट करने वाले हैं कक्षा 10वीं का विषय विज्ञान और प्रौद्योगिकी भाग 1 पाठ 5वां। पाठ का नाम है ऊष्मा हीट। स्टूडेंट्स, इस पाठ के ऊपर ऑलरेडी मैंने 3 वीडियो बना के रखा हुआ है। यदि आप लोग ने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो प्लीज़ उन वीडियो को देख लीजिएगा। उन वीडियोस के लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियोस को देख सकते हो। स्टूडेंट्स, आज के टॉपिक को समझने के लिए आपको उन तीनों वीडियोस को देखना ज़रूरी है, तभी आप समझ पाओगे कि ऊष्मा और तापमान में क्या अंतर होता है और वो दोनों एक दूसरे से किस तरह से अलग होते हैं। तो चलिए, आज का जो हमारा टॉपिक है, आज का टॉपिक हमारा है उष्मांक और आर्द्रता, ड्यू पॉइंट और ह्यूमिडिटी की जिसे कहा जाता है। और साथ ही साथ समझेंगे निरपेक्ष आर्द्रता किसे कहते हैं, उष्मा की अलग अलग इकाइयों के बारे में। ठीक है, इन सारे टॉपिक को समझने के बाद हमको समझ में आएगा कि हमने देखा होगा सर्दियों के मौसम में कभी कभी स्वच्छ आकाश में जब विमान जाता है उसके पीछे सफ़ेद कलर का पट्टा आपको तैयार हुआ दिखाई देता है। और साथ ही साथ आपने देखा होगा कि ओस और कोहरा तैयार होता है सर्दियों के मौसम में, ठीक है ना, ठंडी के मौसम में। तो ये क्यों तैयार होते हैं? और आपने ये भी देखा होगा कि प्रशीतक में से अगर आप लोग कोई बोतल निकालते हो, फ्रिज में से कोई बोतल निकालते हो और बोतल को क्या करते हो, एक जगह रख देते हो, थोड़े समय के बाद बोतल के आसपास आप लोग देखोगे पानी की बूंदें जमा हुई दिखाई देती हैं। ये किसकी वजह से होता है? तो ये उष्मांक की वजह से होता है। एकदम डिटेल में अध्ययन करने वाले हैं। और साथ ही साथ हम लोग देखेंगे कि सर्दियों के मौसम में आप लोग देखो सुबह के समय पौधों की पत्तियों पर घास का निरीक्षण करोगे या गाड़ी जो होती है 4 व्हीलर 2 व्हीलर उनके कांच पर निरीक्षण करोगे तो आपको पानी जमा हुआ दिखाई देगा। तो ये सारी घटनाएं क्यों होती हैं, कैसे होती हैं, इन सभी के बारे में आज की वीडियो लेक्चर में बात करने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, यदि आप लोग ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो आपको इस चैनल पर मिलती रहेंगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, सबसे पहला टॉपिक हमारा है उष्मांक। तो सबसे पहले समझ लेते हैं उष्मांक होता क्या है। उष्मांक को समझने से पहले हमको आर्द्रता समझना पड़ेगा। यदि आपको आर्द्रता समझ में आ गया तो आपको उष्मांक आराम से समझ में आ जाएगा। आर्द्रता किसे कहते हैं स्टूडेंट्स? आपने देखा होगा बहुत सारे मौसम में हवा कभी हमको गर्म लगती है तो कभी कभी हमको हवा क्या लगती है, चिपचिपी लगती है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आर्द्रता कहते हैं, हवा का चिपचिपा। जैसे बारिश के समय देखते होगे आपको हर जगह गीला गीला महसूस होता होगा, ठीक है ना, गीलापन होता होगा, ठीक है। और आपने देखा कपड़े भी जल्दी सूखते नहीं, तो ये किस लिए होते हैं? इसे आर्द्रता की वजह से होता है। तो हवा में उपस्थित पानी की वाष्प के कारण, हवा में उपस्थित पानी की वाष्प के कारण हवा में उत्पन्न होने वाली नमी और गीलेपन को हम लोग क्या कहते हैं, आर्द्रता कहते हैं। आप सभी को मालूम हवा में पानी के कण होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि सूर्य प्रकाश से क्या करता है, वो वाष्पीभवन करता है। और जब वाष्पीभवन करता है तो पानी की जो कणें हैं वो हवा में क्या करती है, स्थिर होती हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से वातावरण में क्या होता है, नमी या तो गीलापन निर्माण होता है। और इसी नमी और गीलेपन को हम लोग क्या बोलते हैं, आर्द्रता कहते हैं। जब ये आर्द्रता बहुत संतृप्त हो जाती है, ये आर्द्रता बहुत ज़्यादा संतृप्त हो जाती है तो वो पानी का रूप ले लेती है। किसका रूप ले लेती है? पानी का रूप। और वह बाद में ओस में क्या हो जाती है, रूपांतरित हो जाती है। बात समझा? तो उष्मांक मतलब क्या होता है कि एक विशिष्ट तापमान पर जो भी असंतृप्त हवा है उसको आपने लिया, उसको क्या बना दिया, संतृप्त हवा बना दिया। तो संतृप्त हवा होने के बाद उसका जो जलवाष्प था उसका रूपांतरण पानी में हो जाएगा और आपको ओस की बूंदें दिखाई देंगी। इसे हम लोग क्या बोलेंगे, उष्मांक कहेंगे। तो यहाँ पर सवाल उठता है कि सर ये जो आपने बताया असंतृप्त हवा और संतृप्त हवा क्या होता है, तो इसको हम लोग वीडियो में एकदम अच्छे समझने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर पहला पॉइंट लिखा है, पृथ्वी पर लगभग 71% पृष्ठभाग पानी से घिरा हुआ है। आप सभी को मालूम है पृथ्वी पर 71% क्या है, पानी है। पानी का निरंतर वाष्पीभवन होते रहता है। इस कारण वायुमंडल में कुछ मात्रा में वाष्प हमेशा होता है, कुछ मात्रा में हमेशा वाष्प रहेगा, क्योंकि 71% में जब पानी है और सूर्य है तो सूर्य की ऊष्मा की वजह से वाष्पीभवन होते रहता है और वायुमंडल में हमेशा आपको पानी की मात्रा दिखाई देगी। वायुमंडल में उपस्थित वाष्प की मात्रा द्वारा दैनिक जलवायु स्वरूप समझने में सहायता मिलती है। वायुमंडल में उपस्थित पानी की मात्रा की वजह से हम लोग पता लगा सकते हैं कि कितनी ठंडी होगी और कितनी गर्मी होगी। मान लीजिए ठंडी के मौसम में हमको ठंडी लगती, क्यों? क्योंकि उस समय हवा में पानी की मात्रा जो होती है बहुत ज़्यादा होती है। गर्मी के मौसम में गर्मी क्यों लगती है? क्योंकि उस समय गर्मी के मौसम में हवा में पानी की मात्रा क्या होती है, बहुत कम होती है। और यही कारण है कि गर्मी में हमको क्या होती है, हवाएं बहुत गर्म गर्म लगती हैं और ठंडी के मौसम में वही हवा हमको बहुत ठंडी लगेगी, क्योंकि ये निर्भर करता है हवा में उपस्थित जल वाष्प की मात्रा। अगर ज़्यादा रहेगा तो ठंडी लगेगी, अगर जल वाष्प की मात्रा बहुत कम है तो हमको वहाँ पर क्या लगेगा, गर्मी लगेगा। तो हवा में पानी के वाष्प के कारण निर्मित होने वाले गीलेपन और नमी को हम लोग क्या कहते हैं, आर्द्रता कहते हैं। हवा में जो वाष्प है उस वाष्प के कारण हवा में जो गीलापन निर्मित हो रहा है या तो आप लोग बोल सकते हो जो नमी निर्मित हो रही है उसे हम लोग क्या बोलेंगे, आर्द्रता कहते हैं
हैं। दिए गए तापमान में दिए गए हवा के आयतन में एक महत्तम सीमा तक वाष्प समाविष्ट होती है। एक दिए गए आयतन में एक फिक्स अनुपात में आपको आर्द्रता दिखाई देगी। इस सीमा की अपेक्षा अधिक वाष्प होने पर वाष्प का रूपांतरण पानी हो जाता है। जब एक आवश्यकता से ज़्यादा मतलब किसी एक निश्चित स्थान पर मान लीजिए कुछ मात्रा में वाष्प चाहिए, लेकिन जब वाष्प की मात्रा बहुत ज़्यादा हो जाती है तो यहाँ पर वाष्प का रूपांतरण किस में हो जाएगा? पानी में हो जाएगा। मतलब जो वाष्प है उसका रूपांतरण किस में हो गया? पानी में हो गया। अब हवा में जब पानी की महत्तम वाष्प समाविष्ट होती है, जब उस हवा में पानी बहुत ज़्यादा हो जाता है तो उसका तापमान और संतृप्त होती है, ऐसा कहा जाता है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि हवा हमारी क्या है? संतृप्त है। हवा संतृप्त है यानी हवा बहुत ठंडी ठंडी बह रही है और हमको बहुत ठंडा ऐसा महसूस होता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हवा संतृप्त होना असंतृप्त होना ये निर्भर करता है तापमान पर। अगर तापमान बहुत अधिक है, स्टूडेंट्स क्या बोल रहा हूँ मैं, यदि तापमान बहुत अधिक है मतलब वहाँ पर वाष्पीभवन ज़्यादा होगा। जब वाष्पीभवन ज़्यादा होगा तो क्या होगा कि वहाँ पर वाष्पीभवन ज़्यादा होने की वजह पानी का वाष्प रूपांतरण बहुत ज़्यादा होगा। ठीक है, तो वहाँ पर आर्द्रता क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ठीक है, लेकिन जब तापमान कम रहेगा तो हवा में वहाँ पानी की मात्रा क्या हो जाएगी? ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो इस समय आर्द्रता क्या हो जाएगी? बहुत अधिक हो जाएगी। अब आगे, हवा संतृप्त होने के लिए वाष्प की मात्रा तापमान पर निर्भर होती है। हवा संतृप्त है या असंतृप्त है यह निर्भर करता है उसके तापमान पर। तापमान अगर कम रहेगा तो हवा संतृप्त रहेगी, तापमान ज़्यादा रहेगा तो हवा क्या रहेगी? असंतृप्त रहेगी। असंतृप्त होना मतलब उस समय उस वातावरण में उस जलवायु में हवा में पानी की मात्रा बहुत कम रहेगी, इसको ही कहा जाएगा हवा क्या है? बहुत असंतृप्त है। हवा में समाविष्ट वाष्प की महत्तम सीमा की अपेक्षा हवा में कम वाष्प समाविष्ट हो तो वह हवा असंतृप्त होती है। मतलब एक निश्चित सीमा के अनुपात में अगर उस हवा में वाष्प की मात्रा बहुत कम है तो हम लोग कह सकते हैं कि उस हवा में वाष्प क्या है? बहुत कम है, अर्थात वह हवा क्या है? बहुत असंतृप्त है। यहाँ तक समझ में आ रहा है आप लोग को? चलिए अब आगे, एक विशिष्ट तापमान पर अगर आप लोग असंतृप्त हवा लेते हो और उसको ठंडा करते जाते हो, क्या करते हो आप? ठंडा करते जाते हो और ठंडा करते करते जिस तापमान पर हवा क्या हो जाएगी? संतृप्त हो जाएगी, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? ओसांक कहते हैं। ओसांक मतलब क्या होता है? ओसांक मतलब आपने एक असंतृप्त हवा लिया और उसको आपने क्या किया? ठंडा किया। जब आप ठंडा करते जाओगे करते जाओगे करते जाओगे तो उस असंतृप्त हवा का रूपांतरण संतृप्त हवा में हो जाएगा और ओसांक में उसका रूपांतरण होगा और हम लोग बोल सकते हैं कि उसका रूपांतरण किसमें हो गया? ओस की बूंद में हो गया है। और यही कारण है कि आपको ठंडी के मौसम में जो घास होती है, जो मैदान होता है उसके अंदर घास होती है, उसके ऊपर पानी की आपको बूंदें दिखाई देंगी। या तो जो गाड़ी होती है, ठीक है ना, 2 व्हीलर 4 व्हीलर, उस पर भी आपको पानी की बूंदें दिखाई देती हैं। ठीक है, हवा में पानी की वाष्प की मात्रा का मापन निरपेक्ष आर्द्रता द्वारा किया जाता है। हवा में कितनी मात्रा में पानी है, हवा में कितनी मात्रा में पानी है, यह पता किसके द्वारा लगाया जाता है? निरपेक्ष आर्द्रता के सहायता से हम लोग पता लगा सकते हैं कि उस हवा में कितनी पानी की मात्रा है। इकाई आयतन में हवा में उपस्थित पानी का वाष्प द्रव्यमान को निरपेक्ष आर्द्रता कहते हैं। इकाई आयतन में, एक निश्चित आयतन में उस हवा में कितना द्रव है या कितना वाष्प है उसे हम लोग क्या बोलेंगे? निरपेक्ष आर्द्रता कहेंगे। निरपेक्ष आर्द्रता को मापने गए केजी पर मीटर क्यूब घन मीटर में नापा जाता है। हवा नमी है, शुष्कता है, ऐसा एहसास मात्र हवा में उपस्थित वाष्प की मात्रा पर निर्भर नहीं होती है। हवा में नमी है मतलब हमको गर्म हवा लग रही है, ठंडी हवा लग रही है, यह सिर्फ उस हवा में उपस्थित वाष्प की मात्रा पर डिसाइड नहीं किया जा सकता। यह डिसाइड होगा कि उस हवा को संतृप्त बनाने के लिए, उस हवा को संतृप्त बनाने के लिए कितना तापमान चाहिए, अर्थात उसका तापमान कितना कम करना पड़ेगा या कितना बढ़ाना पड़ेगा। इसको हम लोग सापेक्ष आर्द्रता स्वरूप में मापन किया जाता है। हवा निश्चित आयतन में तापमान प्रत्यक्ष समाविष्ट वाष्प का द्रव्यमान अथवा हवा संतृप्त करने के लिए आवश्यक वाष्प द्रव्यमान अनुपात को सापेक्ष आर्द्रता कहते हैं। क्या बोला मैंने ये बोला कि हवा आपकी अगर नमी है या ठंडी है, यह सिर्फ उसके द्वारा हवा में उपस्थित वाष्प की मात्रा निर्धारित नहीं करेगा। अर्थात उस हवा को संतृप्त बनाने के लिए कितनी ऊष्मा चाहिए या कितना तापमान कम करना पड़ेगा, कितना तापमान बढ़ाना पड़ेगा, इससे हम लोग क्या बोलेंगे? सापेक्ष आर्द्रता कहते हैं। सापेक्ष आर्द्रता का फॉर्मूला यहाँ पर है कि वाष्प का द्रव्यमान बटे हवा को संतृप्त करने के लिए वाष्प का द्रव्यमान गुणे 100, इसे हम लोग क्या बोलेंगे? सापेक्ष आर्द्रता कहते हैं। सापेक्ष आर्द्रता मतलब क्या होता है? किसी भी हवा को आपको संतृप्त बनाना है तो कितना तापमान कम करना पड़ेगा या कितना तापमान आपको बढ़ाना पड़ेगा, उससे हम लोग सापेक्ष आर्द्रता कहेंगे।
इतना सिंपल। सापेक्ष आर्द्रता 100 होती है, उष्मांक की सापेक्ष आर्द्रता क्या होती है 100 होती है, क्योंकि जब उसकी आर्द्रता 100 डिग्री सेल्सियस हो जाएगी मतलब वहाँ पर क्या वाष्प का रूपांतरण पानी में हो जाएगा। जब वाष्प का रूपांतरण पानी में हो जाएगा मतलब वहाँ पर ओस की बूंदें आपको गिरी हुई दिखाई देंगी। जब सापेक्ष आर्द्रता 60 से अधिक होती है तो हवा नम होती है। जब सापेक्ष आर्द्रता 60 से ज़्यादा हो जाएगी तो हमको हवा एकदम गर्म गर्म लगेगी। जैसे रेगिस्तानी इलाका होता है ना, रेगिस्तानी इलाका, वहाँ पर तो कभी कभी 75 से ज़्यादा हो जाती है सापेक्ष आर्द्रता, तो मतलब वहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। लेकिन अगर आप समुद्र किनारे बैठते हो, ठीक है, यदि किसी पहाड़ी इलाके में बैठते हो तो वहाँ पर आपको सापेक्ष आर्द्रता जो होती है वो 60 से क्या होती है कम होती है। 60 से कम होना मतलब हवाएं जो होती है वो ठंडी ठंडी बहेंगी। बात समझ में आ रहा है? सापेक्ष आर्द्रता जितना बढ़ेगा उतना आपको गर्मी ज़्यादा लगेगी, सापेक्ष आर्द्रता कितना कम होगा उतना आपको ठंडी लगेगी। रेगिस्तानी इलाकों में 75 पार हो जाता है, कभी कभी 75% से ज़्यादा हो जाता है। मतलब उसको अगर कम करना है तो 75% उसका तापमान कम करना पड़ेगा। जब 100 डिग्री सेल्सियस पर हो जाएगा, 100% उसका हो जाएगा, तब उस जो वाष्प है उसका रूपांतरण किसमें हो जाएगा, उसकी बूंदों में हो जाएगा। यही कारण है कि सर्दियों के मौसम में खुले आकाश में ऊपर उड़ने वाले हवाई जहाज के पीछे श्वेत पट्टे का निर्माण आपने देखा होगा। सही बात है, ठंडी के मौसम में हवाई जहाज जब ऊपर जाता है तो आपने देखा श्वेत पट्टा बनता है। क्यों? उसमें जो फ्यूल निकलता है ना, जो धुआं निकलता है, उसके अंदर क्या होता है, जल कण होते हैं। और जल कण क्या करते हैं, बाहर का तापमान कम है तो उनका सघनीभवन हो जाता है। क्या हो जाता है? सघनीभवन। मतलब वाष्प का रूपांतरण मतलब द्रव का रूपांतरण वाष्प में, और वाष्प का रूपांतरण वापस किस में हो जाता है, द्रव में हो जाता है। तो इसको क्या कहते हैं हम लोग, सघनीभवन होता है। और इस सघनीभवन की वजह से हमको उस हवाई जहाज के पीछे सफ़ेद पट्टा दिखाई देता है। हवाई जहाज उड़ते समय इंजन से निकलने वाली भाप का संघनन होकर श्वेत बादल तैयार होता है। जब आसमान व वायुमंडल में हवा की सापेक्ष आर्द्रता अधिक होगी तो श्वेत पट्टा दूर तक बनता है। जब वायुमंडल में सापेक्ष आर्द्रता ज़्यादा रहेगी तो ये पट्टा बहुत ज़्यादा दूर तक बनेगा। ठंडी के मौसम में पट्टा बहुत लंबा बनता है, लेकिन गर्मी में सापेक्ष आर्द्रता कम होती है, ठीक है ना, क्योंकि वाष्पीभवन बहुत ज़्यादा होता है, सूर्य प्रकाश बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से उस समय पट्टा बहुत कम बनेगा। ठीक है, जब सापेक्ष आर्द्रता कम होती है तो श्वेत पट्टा तैयार होता है, कभी कभी तैयार भी नहीं होता है, स्पेशली कब, गर्मियों के मौसम में। और साथ ही साथ पानी की बोतल प्रेस शीतक से निकाल कर टेबल में रखोगे तो बोतल के बाहरी सतह पर पानी की बूंदें जमा हुई दिखाई देती है। सही बात है ना, क्योंकि बाहर जो बोतल में तो उसका तापमान कम है, बाहर का तापमान अधिक है, तो उसका क्या होगा, सघनीभवन हो जाएगा। ठीक है ना, सघनीभवन होने की वजह से क्या हो जाएगा, उस बोतल पर आपको पानी की बूंदें दिखाई देती हैं। इसी प्रकार प्रातःकाल में घास और पौधों पर भी आपने देखा होगा, गाड़ी की कांच पर देखा होगा। ये सब चीज़ किसकी उदाहरण है, उष्मांक का। ये किसका उदाहरण है, सब उष्मांक का। उपयुक्त दोनों निरीक्षण, मतलब वो जो मैंने दोनों उदाहरण बताए हैं, दोनों निरीक्षण से स्पष्ट होता है कि हवा में वाष्प का अस्तित्व होता है। इससे हमको समझ में आता है कि हवा में क्या होता है, वाष्प पाया जाता है। जब हवा बहुत ठंडी होती है, तापमान कमी कारण हवा संतृप्त होती है, इसके कारण छोटी छोटी बूंदें तैयार होती हैं। हवा में स्थित वाष्प की मात्रा उष्मांक निर्भर होता है। वाष्प की मात्रा पर निर्भर करता है उष्मांक आपका कितना रहेगा। अब स्टूडेंट्स, एक छोटा सा टॉपिक बच गया, उष्मा की इकाई। एसआई प्रणाली में उष्मा की इकाई जो है किलो कैलोरी या तो जूल है, और सीजीएस प्रणाली में कैलोरी है। ठीक है ना, उष्मा की इकाई एसआई प्रणाली में किलो कैलोरी और जूल है, और सीजीएस प्रणाली में कैलोरी है। 1 किलोग्राम पानी का तापमान 14.5 डिग्री सेल्सियस से 15.5 डिग्री सेल्सियस, मतलब 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए 1 किलो कैलोरी उष्मा कहते हैं। अगर आपको 1 किलोग्राम पानी का तापमान 14 डिग्री सेल्सियस से लेकर 15 डिग्री सेल्सियस, 14.5 डिग्री सेल्सियस से 15.5 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 1 डिग्री सेल्सियस अगर आपको बढ़ाना है तो आपको 1 किलो कैलोरी उष्मा कहते हैं। लेकिन अगर वहीं पर 1 किलोग्राम की जगह 1 ग्राम आ जाए तो उससे हम लोग क्या बोलेंगे, 1 कैलोरी उष्मा कहते हैं। पैमाने पर मापन करने के लिए किलो कैलोरी इकाई का उपयोग किया जाता है। जब बड़े पैमाने पर हम लोग उष्मा का मापन करने के लिए किलो कैलोरी इसका इकाई का उपयोग कर सकते हैं। 1 किलो कैलोरी बराबर 103 कैलोरी होता है, 10 की घाते 3। 1 किलो कैलोरी बराबर 10 की घाते 3 कैलोरी। तो इस तरह से आपको समझ में आ गया उष्मा की इकाई। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो लेक्चर में इतना ही। उम्मीद है आपको पूरी वीडियो पसंद आई होगी। तो आज की वीडियो लेक्चर में हमने बात किया कि उष्मांक और आर्द्रता किसे कहते हैं, और इन्हीं चीज़ को जैसे हमारे दैनिक जीवन में कौन कौन सी घटनाएं घटती हैं, वो कैसे होती हैं, इन सभी के बारे में हमने अध्ययन किया, और अंत में हमने उष्मा की इकाई के बारे में अध्ययन किया। और उम्मीद आपको पूरी वीडियो पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। आपके लाइक करने से हमारा उत्साह बढ़ता है और अगली वीडियो हम लोग उतने अच्छे से बनाने की कोशिश करते हैं।
और यदि आप लोगों ने अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और हमारे चैनल को नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके उसको ऑल कर दीजिए, ताकि जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। कमेंट करके मुझे बताइए आपको वीडियो कैसी लगी है। और यदि आपको कोई समस्या होती है वीडियो देखने में, आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।